दोस्तों विप्रो लिमिटेड की बात तो रिजल्ट इस बार जरूर कमजोर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी विप्रो के शेयर में जबरदस्त तेजी बन रही है। कल देख सकते हो यूएस मार्केट में जो विप्रो एडीआर ने 17% की भयंकर तेजी बताई। और आज जब हमारे बाजार ने बहुत ही शानदार शुरुआत की, 600-700 पॉइंट की शानदार शुरुआत हुई, तो आप देख सकते हो विप्रो में लग गया अपर सर्किट 10% का। लेकिन इस समय अपर सर्किट खुल चुका है क्योंकि कुछ लोग ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग करें, लेकिन फिर भी बहुत ही शानदार तेजी बनी हुई है। तो क्या रणनीति हो सकती है विप्रो में? क्या इस समय प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, या फिर एक तरह से ये खरीदारी का मौका है विप्रो में? क्या एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके हमें निवेश करना चाहिए? इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे विप्रो अभी भी अंडर वैल्यू स्टॉक है, अपनी हाई से नीचे है। क्या इस मौके का फायदा उठाना चाहिए? विप्रो को बोनस का बादशाह कहा जाता है, लगातार विप्रो ने काफी शानदार बोनस दिया है। क्या आने वाले समय फिर से बोनस की संभावना बनेगी? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में विप्रो ने डिविडेंड का ऐलान भी किया है। इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग 10:30 के आसपास का टाइम है। विप्रो की बात करें, स्टॉक की शुरुआत हुई 511 पर। अब आप देख सकते हो कि तुरंत ही कुछ ही समय में 9% यानी 10% का अपर सर्किट लगा 529 पर। फिर उसके बाद में आप देखें तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई ऊपर के लेवल से, और इस समय देख सकते हो कि 489 का इसने लो बनाया और अभी इस समय 493 के आसपास है, जहाँ पे 6.10% की तेजी देखने को मिल रही है। बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम है, कामकाज भी हो रहा है। आज इंट्राडे का लो 489 का, लेकिन हाई 529 का है। यहाँ पे 10% की अपर लिमिट है और इसी वजह से वहाँ पे अपर सर्किट लगा। 52 वीक का लो अगर आप देखें तो ये 352 का है, और जो हाई है वो 529 का है। तो बिल्कुल आज इसने एक फ्रेश 52 वीक का हाई बनाया है, लेकिन ऑल टाइम लो रेंज इसकी 28.47 है और हाई 739 की है। तो उस लेवल से अभी भी 200 रुपये स्टॉक नीचे आपको दिखाई देगा। आज वॉल्यूम में ज़बरदस्त जंप है। पिछले एक महीने पर इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 42 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 83 लाख का वॉल्यूम हुआ था, 29 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। और फ्राइडे को 2 करोड़ का वॉल्यूम होता है, 63 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। आज 4 करोड़ का वॉल्यूम ऑलरेडी सुबह सुबह ही हो चुका है, बाजार खुलने के बाद में आधे घंटे में। यानी आप समझ सकते हो कि वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ रहा है। अब इसके रिजल्ट की बात करें तो इस बार रेवेन्यू कम हुआ है। दिसंबर 2022 में जहाँ पे 23,876 करोड़ के आसपास था, वो दिसंबर 2023 में कम होकर 22,803 करोड़ के आसपास पहुंचा है। और सितंबर में ये 23,256 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे रिवेन्यू कम हुआ है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें, तो इस बार आपको रिवेन्यू थोड़ा सा कम होता हुआ जरूर दिखाई देगा। बात प्रॉफिट की करें तो दिसंबर 2022 में 3,065 करोड़ का प्रॉफिट था। इस बार दिसंबर 2023 में 2,701 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन सितंबर में ये 2,667 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो प्रॉफिट कम हुआ है बिल्कुल, लेकिन अच्छी बात यह है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट इस बार फिर से बढ़ा है। ये थोड़ी सी उत्साहजनक बात जरूर दिखाई दे रही है यहाँ पे। इसके अलावा इसका नेटवर्क तो काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है। 2019 में जहाँ पे 56,686 करोड़ के आसपास था, वो 2023 में बढ़ के 77,727 करोड़ तक पहुँच गया है। और ये बहुत अच्छी बात है कि 2023 काफ़ी शानदार नेटवर्क के मामले में अच्छा नेटवर्क बढ़ा है। अब पिछले 4-5 सालों की बात करें तो रेवेन्यू तो वैसे लगातार बढ़ ही रहा है। 2019 में जहाँ पे 61,633 करोड़ के आसपास था, वो 2023 में 92,753 करोड़ तक पहुँच गया है। प्रॉफिट की भी बात करें तो देख सकते हो कि 2019 में जहाँ पे 9,018 करोड़ के आसपास था, वो 2023 में 11,367 करोड़ तक पहुँच गया। वैसे 2022 इसके लिए काफ़ी अच्छा था, जब प्रॉफिट 12,243 करोड़ तक पहुँच गया था। अब यहाँ पे अगर हम इसकी डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे इस बार डिविडेंड का ऐलान कर दिया है, और देख सकते हो कि इंतरिम डिविडेंड का जो भुगतान डेट है वो 10 फरवरी 2024 है। तो देख सकते हो कि ये डेट भी इसकी आ चुकी है, और इससे पहले यहाँ पे हमें कंपनी भुगतान करेगी। प्रति शेयर यहाँ पे 1 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि विप्रो अपने कर्मचारियों की संख्या में कटौती कर रही है, क्योंकि जिस तरह से खर्च बढ़ रहा है उस खर्च को कम करना है, क्योंकि आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा दबाव में है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि दिसंबर तिमाही के दौरान भी देखें जो पहले की तुलना में जो 4,473 कम कर्मचारी है इस बार, और देख सकते हो कि इस समय कर्मचारियों की कुल संख्या 2,40,234 है। अब ये देख सकते हो कि
ये ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो जो विप्रो से जिन्होंने काम छोड़ा उनकी जो संख्या है वो 14.2% के आसपास रही है, यानी 14.2% लोगों ने यहाँ पे नौकरी छोड़ी है। और तिमाही के आधार पर ये देखें तो 15.5% के आसपास है। तो विप्रो अपने ऑपरेशन स्किल में सुधार कर रही है ताकि आने वाले समय जो राजस्व में जो नरमी है उसको कंट्रोल किया जा सके, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस तो इस समय देखें तो आईटी के सभी कंपनियों का प्रॉब्लम में चल रहा है और ऐसे में वो चाहते हैं कि कुछ चटनी करे जिससे बिजनेस आने वाले समय फिर से पटरी पे आ जाए। तो ये जो तीसरा जो क्वार्टर है ये कमज़ोर रहा, इसके पीछे वजह है कि यूएस और यूरोपियन बाज़ार में ये एक तरह से देखें तो हॉलीडे सीजन होता है और इसमें काफ़ी लोग हैं जो छुट्टियों पे चले जाते हैं, वर्किंग आवर्स कम हो जाता है और इससे जो परफॉर्मेंस है वो कमज़ोर हो जाती है। तो आईटी सेक्टर को इसका दबाव झेलना पड़ता है और इसीलिए सिर्फ विप्रो की बात नहीं है, दूसरी आईटी कंपनियों ने भी जो नतीजे है उसमें कमजोरी दिखाई है। दिसंबर क्वार्टर की बात करें, विप्रो की जो लार्ज डील है वो $0.9 बिलियन के आसपास रही है, जो देख सकते हो कि पिछले क्वार्टर में $1.28 बिलियन के आसपास थी। तो उस हिसाब से आप देख ही सकते हो कि इस बार काफ़ी कम काम मिला है कंपनी को। टोटल डील देखें तो $3.8 बिलियन के आसपास रही इस साल। तो कुल मिला के देख सकते हैं कि इस बार प्रदर्शन वीक रहा है। ब्रोकरेज हाउस से जो इस समय क्वार्टर 4 को लेकर भी ज़्यादा उत्साहित नहीं, उनके हिसाब से जो रिजल्ट है वो भी इसी तरह का रह सकता है, यानी थोड़ी वीकनेस दिखाई दे सकती है। इसको न्यूट्रल रेटिंग रखा गया है और आप देख सकते हो कि इस समय लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी एक संभावना पॉजिटिव नहीं बनेगी। जैसे अब आप देख सकते हो कि जो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से उसको जो टारगेट है वो 520 का दिया गया है। वैसे आईडीबीआई कैपिटल की बात करें, इन्होंने रेटिंग को बढ़ा दिया है, पहले होल्ड की रेटिंग उसको बाय पे लाया है और आप देख सकते हो कि जो टारगेट है जो पहले 390 का रखा था उसको बढ़ा के 535 कर लिया है। तो आईडीबीआई कैपिटल तो इस समय बुलिश है, उनके हिसाब से ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है जिसका पॉजिटिव इफेक्ट आने वाले समय देखने को मिलेगा। नोमा अल्टरनेटिव की तरफ से देखें तो इसमें होल्ड की कॉल दी गई है और इसका टारगेट 460 का रखा है, यानी फिलहाल जो करंट प्राइस है उससे नीचे की संभावना बन रही है और उनका कहना है कि इस समय आने वाले समय जो डिविडेंड है यील्ड में उसमें डाउन साइड की संभावना बन रही है। मॉर्गन स्टैनली की बात करें, यहाँ पे इसने रेटिंग को अंडरवेट किया है और उन्होंने इसका जो टारगेट रखा 460 का रखा है। तो कुल मिला के जो ब्रोकरेज हाउस के इसका टारगेट है वो इसने एक ही दिन में उनको सबको ब्रेक किया है और ब्रोकरेज हाउस को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गलत साबित भी किया है। तो कुल मिला के जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है वो इस समय यहाँ पे जो रेटिंग है थोड़ी सी कमजोर कर रहे हैं। नोमा की तरफ से भी रिड्यूस की रेटिंग रखी है, 410 का टारगेट रखा है, लेकिन ये सारे टारगेट ब्रेक हो चुके हैं। इसका मतलब स्टॉक बुलिश जोन में और काफ़ी समय से अंडर वैल्यू है और आने वाले समय पॉजिटिव संभावना बनेगी। तो विप्रो में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो ये बहुत अच्छा मौका खरीदारी करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर इस समय खरीदारी न करें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तेजी बन चुकी है। यहाँ से स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, स्टॉक नीचे जाएगा। डीप में खरीदारी के बारे में सोचें, यहाँ से करंट लेवल से कम आपको 10 से 15% नीचे स्टॉक मिले तभी यहाँ पे एंट्री करें शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को डरने की बात नहीं है, आने वाले समय डेफिनेटली प्राइस बढ़ेगी। पिछले 1-2 सालों से विप्रो की कोई खास परफॉर्मेंस हमने नहीं देखी है, आने वाले समय इसमें डेफिनेटली तेज़ी का दौर बनेगा और ये स्टॉक कमाल करेगा। यानी आने वाले समय ये आपको आराम से 1000 का टारगेट दिखा सकता है अगर आप इसको 2 से 3 साल के लिए होल्ड करें तो। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।